दशकों से इजराइल और ईरान एक घातक छाया युद्ध में उलझे हुए हैं। विदेशों में इजराइल द्वारा ईरान पर हमले बढ़ रहे हैं। इजराइल की आयरन डोम रक्षा प्रणाली ने आज रात ईरान से आए नए हमलों को विफल कर दिया। इजराइल का ईरान के साथ युद्ध, जो कभी मोसाद द्वारा पर्दे के पीछे रचा गया था, अब इजरायली एयर फोर्स द्वारा आसमान में शुरू हो गया है। इजराइल द्वारा गुप्त रूप से ईरान को नुकसान पहुंचाया गया। मोसाद ने देश में कमांडो भेजे, अपने हथियार सिस्टम तैनात किए और तेहरान के पास एक ड्रोन बेस भी बना लिया। इसी दौरान मोसाद ने ईरान के कुछ शीर्ष सैन्य कमांडरों को एक ऐसी मीटिंग में बुलाने के लिए धोखा दिया जहां उन्हें निशाना बनाकर मार दिया गया। हैरानी की बात है कि वे लोग ये सब 8 महीनों से प्लान कर रहे थे। मोसाद ईरानियों से काफी आगे है और उसने आधुनिक युद्ध के सबसे जटिल तोड़फोड़ ऑपरेशनों में से एक को अंजाम दिया है। लेकिन हालिया हमलों पर चर्चा से पहले ये जानना अहम है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। इजरायली मोसाद का तोड़फोड़ ऑपरेशनों को अंजाम देने का लंबा इतिहास रहा है, वो भी ईरान में। 2018 में मोसाद एजेंट्स ने ईरान के न्यूक्लियर आर्काइव्स चुराए, जिससे उसका परमाणु कार्यक्रम उजागर हुआ। ईरान में मोसाद ने 2 अलग अलग ऑपरेशनों में नतांज परमाणु साइट्स पर हमला किया। जुलाई 2020 में उन्होंने उस सुविधा में विस्फोटक लगाकर एक बड़ा धमाका किया। 1 साल से भी कम समय बाद अप्रैल 2021 में मोसाद ने एक और विस्फोटक लगाया, जिससे नतांज में पूरी तरह से बिजली चली गई। जून 2021 में उन्होंने यूरेनियम संवर्धन के पुर्जे बनाने वाली एक सुविधा को लक्षित कर लगभग ध्वस्त कर दिया। मोसाद एजेंटों ने एक ड्रोन को ईरान में तस्करी कर अंदर पहुंचाया और उसी से प्लांट पर हमला किया। मोसाद ने ईरान में पहले भी हत्याएं की हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के शीर्ष वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह को नवंबर 2020 में मार दिया गया था। मोसाद ने एआई नियंत्रित रिमोट संचालित मशीन गन का प्रयोग किया, जो एक त्यागी गई कार में स्थापित था। हम सितंबर 2024 के पेजर हमले को नहीं भुला सकते। यह हमला ईरान पर सीधे नहीं बल्कि ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अंग हिजबुल्लाह पर हुआ था। उस हमले में ईरान के लेबनान राजदूत भी मारे गए थे। हजारों हैंडहेल्ड पेजर और वॉकी टॉकी एक साथ फट गए। हिजबुल्लाह ने अनजाने में 5 महीने पहले मोसाद की एक शेल कंपनी से नए पेजर खरीदे थे। मोसाद ने सभी डिवाइसों में विस्फोटक लगा दिए थे, जिससे हिजबुल्लाह को बहुत नुकसान हुआ। इस साजिश में कुल 42 लोग मारे गए और 3500 से अधिक घायल हुए। निस्संदेह पीएम नेतन्याहू के पास मोसाद के साथ एक बेहद घातक शक्ति मौजूद है। नवंबर 2024 में उन्होंने ईरान पर एक विशाल हमले की योजना प्रारंभ की। ईरान और इजराइल कई सालों से प्रॉक्सी युद्ध में उलझे हुए हैं। ईरान समर्थित समूहों हमास, हिजबुल्लाह और हुथी ने गहाजा में युद्ध तेज होने के बाद इजराइल के खिलाफ कड़ी लड़ाई की है। अप्रैल 2024 में ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए। अक्टूबर में यह दोबारा हुआ। इजराइल ने ईरान में मोसाद संपत्तियों का इस्तेमाल कर अपने लक्ष्यों पर खुफिया जानकारी हासिल की। ईरान के हमलों के विपरीत इजराइल के हमले अत्यंत प्रभावी थे। अप्रैल के हमले में एक S-300 एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हुआ और अक्टूबर में 3 और नष्ट हुए। इसका मतलब था कि ईरान की सभी रूस से मिली S-300 सिस्टम नष्ट हो गई थी। इसके अलावा ईरान के कई एयर डिफेंस रडार भी तबाह कर दिए गए थे। फिर से हमले का शानदार अवसर था, क्योंकि इजरायली लड़ाकू विमानों को रोकने के लिए बहुत कम विकल्प शेष थे। परंतु मोसाद के पास एक और बेहतर योजना थी, हवाई हमले को जमीनी तोड़फोड़ ऑपरेशन के साथ जोड़ने की। इससे हवाई हमला और भी घातक हो जाता। इससे इजरायली फाइटर जेट्स को तेहरान के ऊपर से सीधे उड़ने का मौका मिलता, जब सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होती। तो मोसाद ने काम शुरू कर दिया। मोसाद ने पिछले कुछ महीनों में अपने कमांडो दस्ते को ईरान, जो इजराइल का प्रमुख दुश्मन है, की सीमा पार भेजा। यह ऐसा है जैसे चीन अपने श्रेष्ठ सैनिकों को अमेरिका भेजे या इसका विपरीत हो। हमें ठीक से नहीं पता कि इजराइल ने यह सब कैसे किया, पर हम अनुमान लगा सकते हैं। एक विकल्प यह है कि इजरायली सैनिकों के लिए नकली विदेशी पासपोर्ट और पहचान बनाई जाए, जिससे वे इराक जैसे किसी दूसरे देश से बिना पकड़े सीमा पार कर सकें। एक और विकल्प यह है कि इजरायली सैनिक ईरान की 5000 मील लंबी सीमा के किसी हिस्से से अंदर घुस जाए, जो इराक, तुर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। संभवतः मोसाद ने इन रास्तों में से किसी का प्रयोग मिसाइलों और ड्रोन को ईरान में तस्करी करने के लिए किया था। लेकिन कुछ तैयारियां वो शायद ईरान के अंदर ही हुई थीं। कथित तौर पर
इजराइल ने सालों में ईरान के अंदर एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर लिया है जिसमें बहुत सारे संपर्क और संसाधन हैं। हो सकता है कि मिशन पर गए सभी सैनिक इजरायली नागरिक न हों या कम से कम सभी नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद ईरानी शासन के खिलाफ लोगों की भर्ती कर रहा है। ये संभव है कि मोसाद ने असंतुष्टों और जातीय अल्पसंख्यकों को इन अभियानों के लिए प्रशिक्षित किया हो। ऐसी अफवाहें भी हैं कि इजराइल के पास ईरान के भीतर सुरक्षित अड्डे हैं जहां वे छिपकर मिशन की तैयारी कर सकते हैं। हमले के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इजराइल ने इसकी तैयारी का फुटेज अपलोड किया था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मोसाद एजेंट ईरान में कहीं खुले मैदान में ड्रोन हमलों या किसी अन्य हथियार प्रणाली की तैयारी कर रहे थे। ऐसा करना बड़े साहस का काम है क्योंकि पकड़े जाने पर उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह घटना हमले से कई दिन या सप्ताह पूर्व ही हो चुकी थी। मोसाद ने यह पूरे देश में किया, सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन के 3 भाग थे। एक हिस्सा था ड्रोन क्षेत्र जो अस्फाकाबाद मिलिट्री बेस के पास स्थित था। मुझे नहीं पता कि मैं इसे सही उच्चारण कर रहा हूं या नहीं, तेहरान के पास। वाहनों के एक हिस्से पर हथियार, संभवतः ड्रोन या मिसाइलें लगी हुई थीं। यह संभवतः यूक्रेन से कॉपी किया गया है जहां रूसी तेल रिफाइनरियों और सैन्य ठिकानों पर ड्रोन लैस वाहनों से कई हमले किए गए थे। इजराइल के तोड़फोड़ के तीसरे चरण में छोटे गाइडेड हथियारों का इस्तेमाल हुआ जो ईरान की वायु रक्षा द्वारा देश भर में फैलाए गए थे। लेकिन इजराइल की तोड़फोड़ इससे कहीं आगे जाती है। मोसाद ने एक व्यापक और खतरनाक जासूसी नेटवर्क तैयार किया है। हाल के महीनों में वे ईरान के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों और सैन्य अधिकारियों का पता लगा रहे हैं। खुफिया जानकारी और निगरानी के जरिए उन्हें ठीक से पता होता है कि लोग किस समय कहां हैं, यहां तक कि अपार्टमेंट के किस कमरे में हैं। रिपोर्टों के अनुसार इजराइल ने ईरान के वायुसेना प्रमुखों को एक बैठक के लिए धोखे से बुलाया जिससे उन पर निशाना साधने का अवसर मिला। एक स्रोत के मुताबिक हमने उनकी कुछ गतिविधियों को ट्रैक किया और उस जानकारी का इस्तेमाल उनके व्यवहार को प्रभावित करने के लिए किया। हालांकि इसकी व्याख्या अस्पष्ट है। मोसाद के लिए ये साधारण दिन सा लगता है, लेकिन सबसे बड़ी धोखाधड़ी कथित रूप से ईरान में भी नहीं हुई थी। कई हफ्तों से रिपोर्टें आ रही हैं कि अमेरिका इजरायली हमलों को लेकर चिंतित है और वे नहीं चाहते कि इजराइल बिना अमेरिकी मंजूरी के हमला करे। डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं कई बार कहा था कि वे ईरान के साथ परमाणु वार्ता जारी रखने के लिए इजराइल के हमले का विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमले से एक दिन पहले पत्रकारों को बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमले की योजनाओं को रोकने का प्रयास किया था। लेकिन क्या हो अगर ये सब वास्तव में सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक चाल हो? इजरायली अधिकारियों का कहना है कि वे ईरान को तैयार होने का मौका न देने के लिए यह दिखाना चाहते थे कि इजराइल हमला नहीं कर रहा है। मकसद था कि ईरान को विश्वास दिलाया जाए कि हमला तुरंत नहीं होगा, जिससे ईरानी अधिकारी सुरक्षित स्थानों पर न जाएं। ट्रंप ने बाद में कहा कि उन्हें पहले से हमले की जानकारी थी। उन्होंने बातचीत के बारे में भी पोस्ट किया, कहा कि ईरानियों के पास 60 दिन थे और अब यह 61वां दिन है। संक्षेप में अमेरिका ने वार्ताओं से पहले ही आशा खो दी थी। यह बहुत संदिग्ध लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका को निजी रूप से हमले का विरोध नहीं था। ये सब अफवाहें हैं। ये पहले से ही आधुनिक युद्ध के सबसे बड़े तोड़फोड़ अभियानों में से एक पर सोने पे सुहागा जैसा होगा। हाल के हफ्तों में प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर हमला करने का दबाव बढ़ा है। ईरान द्वारा मिसाइल भंडार में तेजी से वृद्धि और परमाणु बम निर्माण की ओर बढ़ते कदम, वह अमेरिकी बंकर बस्टर बमों की पहुंच से परे एक नया भूमिगत संवर्धन केंद्र खोलने की योजना बना रहा था। इस दौरान परमाणु वार्ताएं असफल हो गईं। एक दोहरा अस्तित्वगत खतरा। ईरान द्वारा संवर्धित यूरेनियम का तेजी से हथियार बनाने में उपयोग करने का खतरा है, जिसका विशेष उद्देश्य परमाणु बम बनाकर हमें नष्ट करना है। दूसरा, बैलिस्टिक मिसाइल भंडार को तेजी से बढ़ाकर साल में 3,600 हथियार, 3 साल में नए हथियार, 10,000 1 टन वजनी बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने की होड़, जो माक 6 की रफ्तार से सीधे हमारे शहरों में आए, जैसा आज देखा। और फिर 6 साल में 20,000। कोई भी देश इसे सहन नहीं कर सकता, और खासकर इजराइल जैसे छोटे देश के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो हमने कार्रवाई की। यह अंतिम क्षण था। हमने न केवल खुद को बचाने बल्कि दुनिया को भी उस भड़काऊ शासन से बचाने के लिए कार्रवाई की जो इन परमाणु हथियारों को अपने हूती सहयोगियों और अन्य को देने का इरादा रखते हैं। परमाणु आतंकवाद एक वैश्विक खतरा है जो सभी को प्रभावित करता है। शुक्रवार 13 जून को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया और मोसाद तैयार था। इजरायली लड़ाकू
विमानों के ईरान की ओर रवाना होने के साथ ही ईरान में मौजूद हथियार फट गए। एनक्रिप्टेड सैटेलाइट चैनलों द्वारा रिमोट नियंत्रित होने के कारण उन्हें एक साथ सटीक और समन्वित हमले के लिए प्रक्षेपित करना संभव हुआ। अशफाकाबाद एयरबेस के पास मौजूद ड्रोन ने ईरानी लंबी दूरी की मिसाइलों सहित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों पर हमला किया। उद्देश्य ईरान की जवाबी हमले की क्षमता को कमजोर करना था। उसके कुछ बेहतरीन मिसाइल लॉन्चरों को नष्ट करके देश भर में फैली वाहनों और खेतों की हमलावर प्रणालियों ने भी अपना काम निभाया। उनके कार्यों से ईरान की रक्षा और आक्रामक प्रणालियों को नुकसान पहुंचा है, जिसके वीडियो भी उपलब्ध हैं। आप देख सकते हैं कि इजरायली ड्रोन धीरे धीरे ईरानी मिसाइल लॉन्चरों के पास आ रहे हैं, अपने लक्ष्य को बहुत सावधानी से चुन रहे हैं, बिल्कुल वीडियो गेम की तरह। लेकिन यह सब बिल्कुल असली था। यही कारण था कि इजराइल अपने 200 लड़ाकू विमान भेज पाया। हवाई सुरक्षा के अभाव में ईरान सिर्फ खड़ा होकर देख सका कि क्या हो रहा है। ईरान की मिसाइलों को निशाना बनाने वाला यह अभियान हमले का एकमात्र तरीका नहीं था। यह देश के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर हमलों के साथ हुआ। सुबह की शुरुआती लहर में इजरायली वायुसेना ने 15 मिनट से कम समय में 20 से ज्यादा ठिकानों पर हमला बोला। उनमें से एक ठिकाना उसी जगह का था जहां वह बैठक हुई थी जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे। अन्य ठिकाने वही अपार्टमेंट और दफ्तर थे जिन लोगों का वे महीनों से पीछा कर रहे थे। यहाँ आप तेहरान के उत्तर पश्चिम में एक क्षतिग्रस्त अपार्टमेंट बिल्डिंग देख सकते हैं। राजधानी के पश्चिम में भी ऐसा ही एक दृश्य है। ऐसी कई और इमारतें हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली तस्वीर शायद यही है। यह दर्शाता है कि इजराइल ने उस कमरे को ध्वस्त कर दिया जहां उनका एक निशाना रुका हुआ था। मुद्दा यह है कि यह सिर्फ इजरायली एयरफोर्स का काम नहीं था, यह मोसाद और ईरान के अंदर मौजूद जासूसों का भी काम था, जिन्होंने उन स्थानों का पता लगाया। परिणाम स्वरूप 6 परमाणु वैज्ञानिकों सहित 20 से अधिक शीर्ष कमांडर मारे गए हैं। यह मोसाद ऑपरेशन इतिहास के सबसे प्रभावी अभियानों में से एक के रूप में दर्ज होगा। वे दुश्मन क्षेत्र में बड़े स्तर पर विशेष हथियार लॉन्च कर चुके हैं और दर्जनों ईरानियों की हत्या भी कर चुके हैं। यह वायुसेना के साथ मिलकर ईरान की परमाणु और बैलिस्टिक क्षमताओं को नष्ट करने में प्रभावी रहा है, जिसके लिए इसे याद किया जाएगा। इसने एक साथ परमाणु वैज्ञानिकों, ईरान की सेना के पूरे शीर्ष नेतृत्व, उसकी परमाणु सुविधाओं, उसकी सतह से हवा और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल क्षमताओं को निशाना बनाया। यह ईरानी शासन के अंत और मध्य पूर्व में एक नए युद्ध की शुरुआत हो सकती है। संभव है कि इसमें अन्य देश भी शामिल हो सकते हैं, जैसे कि अमेरिका, जिसकी इस क्षेत्र में कई सेनाएं तैनात हैं। लेकिन अगर यह युद्ध तक पहुंचता है तो ईरान को निश्चित रूप से चिंता करनी चाहिए, क्योंकि क्या हो अगर इजराइल ने आने वाले दिनों में और भी ज्यादा तोड़फोड़ की तैयारी कर रखी हो और वो मोसाद एजेंट्स जिन्होंने हमला किया था अभी भी देश में कहीं छुपे हों। भविष्य में और ऑपरेशन होने की संभावना है। इस स्थिति की ताजा जानकारी पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्रेड वॉर शुरू होने के बाद से मार्केट्स में काफी उतार चढ़ाव रहा है, जैसा कि आप जानते हैं। निवेशक भविष्य की अनिश्चितता से निपटने के लिए सुरक्षित संपत्तियों की ओर भाग रहे हैं। इस साल सोने में रिकॉर्ड निवेश हो रहा है, जो अभूतपूर्व है। 2025 में सोना 27.7% ऊपर है, जबकि डॉलर लगभग 9% नीचे है। डॉलर 3 साल के निचले स्तर पर है, जो इस ट्रेंड की ताकत दिखाता है। मुझे नहीं लगता कि ये कभी इतना शानदार रहा हो। मेरी राय में सबसे बड़ी कहानी चांदी का 13 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचना और माइनिंग स्टॉक्स का टूटना है, जिसे GDXJ इंडेक्स दर्शाता है, जो 2025 में लगभग 45% ऊपर है। डॉलर के लिए 2025 बहुत खराब रहा है। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े निवेश बैंकों से नवीनतम मूल्य अनुमान दिए गए हैं। जब ये सभी मजबूत रुझान मौजूद हैं और मैं देखता हूँ कि मेरी पसंदीदा सोने की कंपनी 2025 में अपने निम्नतम स्तर पर ट्रेड कर रही है, जबकि इनसाइडर्स और को-फाउंडर्स हर सप्ताह शेयर खरीदकर $1.2 मिलियन से अधिक का स्टेक बना चुके हैं, जो मैंने किसी अन्य गोल्ड कंपनी में कभी नहीं देखा, तो मुझे ये आपके साथ शेयर करना था। आज के प्रायोजक हैं XCap वेंचर्स, टिकर GARLF। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह इस साल अपने सबसे निचले स्तर पर ट्रेड कर रही है। मारियो और टायरॉन कंपनी के सह संस्थापक वर्तमान में XCap वेंचर्स, टिकर GARLF के लाखों शेयर जमा कर रहे हैं। हाल ही में कैनेडियन सिक्योरिटीज एक्सचेंज पर AXCP और ओवर द काउंटर पर GARLF XCap वेंचर्स के
प्रबंधन ने पहले खरीदे गए $1.2M के शेयरों के अलावा और भी शेयर जोड़े हैं। जब एक प्राइवेट इक्विटी फंड ने अपनी संपत्तियों को भंग करके बेचना शुरू किया तो मारियो वेट्रो और टायरॉन ब्रेटनबाख ने पाया कि उसके पास नेवादा के सबसे बड़े अविकसित सोने के भंडारों में से एक है। सोने का भाव $2000 प्रति औंस से ऊपर जाने से ठीक पहले वे कॉन्वर्स गोल्ड डिपॉजिट प्राप्त करने में कामयाब रहे। कीमतें 70% से अधिक बढ़ने के कारण वह समय बिल्कुल सही साबित हुआ। कॉन्वर्स एक्सकैप वेंचर्स की प्रमुख गोल्ड डिपॉजिट है। ये सबसे बड़ी गोल्ड डिपॉजिट है जो किसी सीनियर गोल्ड डेवलपर या प्रोड्यूसर के पास नहीं है। हम देख रहे हैं कि मर्जर और एक्विजिशन लगातार बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि मैं इस बिंदु पर बात करने के लिए समय ले रहा हूं। कॉन्वर्स गोल्ड डिपॉजिट में 5.57 मिलियन औंस मापी और संकेतित सोना है जो प्रति टन 0.525 ग्राम के बराबर है। अतिरिक्त 0.42 मिलियन औंस का अनुमान है जो प्रति टन 0.528 ग्राम के हिसाब से है। आज की मार्केट कैप जो कि 34 मिलियन USD है और लगभग 10 मिलियन ट्रेजरी में है, उस हिसाब से यह डिपॉजिट सिर्फ $5 प्रति औंस गोल्ड इक्विवेलेंट संसाधन के हिसाब से मूल्यांकित है। यह मूल्यांकन समान साथियों के मुकाबले भिन्न है जिन्हें औसतन $40 प्रति औंस पर मूल्यांकित किया गया है। यह अंतर 8 गुना या 87% कम है। मूल्यांकन का यह अंतर ही मुख्य कारण है कि मैं आपके सामने एक्सकैप वेंचर्स प्रस्तुत कर रहा हूं। इस तुलना चार्ट को देखें, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। एक्सकैप सबसे सस्ता है और इसकी औंस के हिसाब से एंटरप्राइज वैल्यू सबसे कम है। इसमें बढ़त की क्षमता है। गोल्ड फंड फ्लो का सबसे सक्रिय साल है। कंपनी के गोल्ड रिसोर्स का मूल्यांकन $5 औंस है जो औसत $40 प्रति औंस से 85% कम है। शेयर साल के निचले स्तर से 1 सेंट ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। मारियो वेट्रो और टायरॉन ब्रेटनबाख ने 2025 में लाखों शेयर खरीदे हैं। ब्लैक, केविन और रॉबर्ट ने भी हाल में शेयर खरीदे हैं। अब समय आया है कि आप स्वयं एक्सकैप वेंचर्स की जांच करें। OTC पर फिर से GARLF और CSI पर AXCP है। नई खदानों की खोज की रफ्तार खत्म हो रही मौजूदा खदानों की तुलना में कम है। यही ठीक वही तरीका है जिससे एक्सकैप वेंचर्स ये रुझान लाभ उठाने के लिए बने हैं।